नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे नए कृषि बिल के बारे में। आखिर कृषि बिल पर इतना हाय तौबा क्यों मच रहा है? पहले हम समझे तीनों बिल को। पहला बिल है हमारा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, यानी कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। क्या है यह बिल? बिल है प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद के ऊपर एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को अपनी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इसमें किसानों से उसकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी, जो पहले होता था 1 से 10% तक लगाया जाता था बाजार कर। जहाँ ज़्यादा उत्पादन हुआ है वहाँ के किसान अपनी पैदावार कम उत्पादन वाले प्रदेशों में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये था हमारा बिल, पहला बिल। और इसमें संशय क्या है? इसमें संशय है कि यदि किसान एपीएमसी से बाहर बेचते हैं तो मंडी शुल्क प्राप्त नहीं होगा, यानी राज्य सरकार का डायरेक्टली नुकसान, राजस्व का नुकसान हो रहा है राज्य सरकार का। और मेरे हिसाब से इसमें जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान दिखता है वो है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का अंत होना। ठीक है, तो इस पे लोग बात कर सकते हैं सरकार से कि भाई एमएसपी को बरकरार रखा जाए। सरकार इस बिल के आने के बाद भी सरकार लिखित में दे दे कि भाई एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा, तो इस बिल में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, यानी मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। क्या है कानून? तो इसमें है कि जो इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को, जो उत्पाद है, को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फार्म प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। अब इसमें जो किसान को जोखिम रहता है कि भाई हम फसल का उत्पादन करेंगे और बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है, उसके पास वो जोखिम चला जाएगा। तीसरा हमारा है बिल एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, यानी आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। क्या है यह? जो ये प्रस्तावित कानून है ये आवश्यक वस्तु की जो सूची होती है, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उसकी सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, देखिए ये बड़ा पॉइंट है, असाधारण मूल्य वृद्धि, यदि जमाबंदी हो जाती है तो सरकार उस समय ये जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल है इसको निरस्त कर देगी। वह प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थिति को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में हटाने का प्रस्ताव करता है। यानी अब ये एसेंशियल गुड्स में नहीं रहेंगे, जो दाल है, अनाज है, तिलहन है, प्याज है, आलू, ये एसेंशियल गुड्स के दायरे से बाहर आ जाएगा। इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में निजी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य में स्थिरता लाना। विरोध क्या है इसमें? इसमें विरोध है कि इससे बड़ी कंपनियों को कृषि जिन्सों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसान को
अपनी मर्जी थोप सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। अब हमें सोचना है कि जो सरकार ये बिल लाई है ये परिवर्तनकारी है कि नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। है क्या कि बिल के ऊपर बहुत सारा भ्रम फैलाया गया। सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि एपीएमसी के जो अधिकार हैं वो बरकरार रहेंगे। आज देश के अंदर करीब करीब तो 500 आढ़त हैं। तो एपीएमसी के अधिकार बरकरार रहने से किसानों के पास सरकारी एजेंसियों में बेचने का विकल्प खुला रहेगा। किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर। और क्या है इसमें फायदा? तो वर्तमान में एपीएमसीज में 1 से 10% तक का बाजार शुल्क लगता है, लेकिन अब किसी भी तरीके का राज्य या केंद्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। ये फायदा का विषय है। अब जब टैक्स नहीं लगेगा तो किसी तरीके की कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निजी कंपनी केवल उत्पाद खरीद सकती है। ये एक बड़ा भ्रम है कि धीरे धीरे निजी कंपनियां किसानों के जमीन को हड़प लेगी। तो इसमें जमीन की कहीं कोई बात नहीं है। किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी, बस वो किसान के उत्पाद को खरीद सकते हैं। अब देखिए वर्तमान में क्या है, तो किसान सिर्फ समर्थन मूल्य पर निर्भर है। हम बताएंगे बाद में इसका भी आंकड़ा। तो समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी यही अधिकतम है किसानों के लिए। इससे ज्यादा किसान कभी भी, इससे ज्यादा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। अब देखिए, अब जब बड़े व्यापारी और निर्यातक के साथ किसान का डायरेक्टली जुड़ाव हो जाएगा तो ये किसान के लिए लाभदायक होगा। वो बार्गेनिंग कर सकेंगे। और क्या होगा, तो निजी जो निवेशक हैं, निजी निवेश के प्रोत्साहन से खेती का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अभी क्या था, एपीएमसी में जो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी थे, जिसको कि आढ़तिया कहा जाता है, बिचौलिया कहा जाता है, इसी के पास बस व्यापार करने की अनुमति थी। लेकिन नया विधेयक किसी को भी पैन नंबर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है, राज्य के अंदर या राज्य के बाहर। यानी भारत में बहुत समय से बिचौलियों के कार्टेल को तोड़ने की बात चल रही थी, मांग उठ रही थी। इससे होगा क्या, तो बिचौलियों का कार्टेल टूट जाएगा। नया किसान बाजार की अनिश्चितता का जोखिम जो किसान पर होता था वो निजी कंपनी और एजेंसी की ओर ट्रांसफर कर देगा। 2015 में शांता कुमार समिति की रिपोर्ट आई थी। उसके हिसाब से 94% किसान अभी भी, क्योंकि हमारे देश में सीमांत और छोटे किसान की संख्या 85% है। कुल किसानों में 85% किसान छोटे किसान या सीमांत की श्रेणी में आते हैं। तो अभी भी वो डायरेक्ट, वो या तो बिचौलिया पे ही निर्भर करते हैं, आढ़त में जाके बेचते हैं, या बड़े किसान के हाथ से बेच देते हैं अपने उपज को। तो 94% किसान पहले से फसल की बिक्री के लिए निजी कंपनी या व्यापारी पर निर्भर थी। और सबसे ज्यादा ये आंदोलन जो अभी कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, ये सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में है। क्यों? क्योंकि देखिए वास्तविकता ये है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में ही हुआ था। यानी जो 6% किसान अपने फसल को सरकार के हाथ से बेचते हैं, पूरे देश में इसका 90% हिस्सेदारी
पंजाब और हरियाणा का ही किसान के पास है। तो अब हम लोग खुद से निर्णय कर सकते हैं कि कृषि कानून हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। नमस्कार।